खुद करा के। हेलो। हेलो। राज कचुआड़ा, हेलो। केशव नागड़, मनोज हरियाणा। मनोज जी, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अरे नहीं आए सर। जय हिंद सर। आफ्टरनून सर। हेलो हेलो। अरे कुछ तो शर्म करो, शांत रहो। बोल रहे माधव क्यों? गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था ट्रांसफॉर्मेशन पुल थ्योरी। लास्ट टर्न पे यहां तक कंप्लीट हो गया था ट्रांसफॉर्मेशन पुल थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन पुल थ्योरी में हम लोगों ने बात की थी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन पुल थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन और जॉली ने इस थ्योरी को दिया था और इस थ्योरी को माना गया है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट को एक साथ मिला के बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। क्या बोला जाता है? एसेंट ऑफ सेप। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात की है कि यहाँ पे 4 फोर्स इन्वॉल्व हैं। क्या क्या नाम था? कोहेशन, अडेशन, सरफेस टेंशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पुल। कोहेशन, अडेशन, सरफेस टेंशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पुल। यहाँ पे आगे अगर बात करते हैं, जो कोहेशन है, कोहेशन होता है वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स, उसे बोलेंगे कोहेशन। वाटर और जाइलम के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं अडेशन। सरफेस टेंशन बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन लिक्विड फेज एज कंपेयर टू द वेपर फेज। और सबसे लास्ट में बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पुल की। ट्रांसपोर्टेशन पुल का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन पुल, इट इज ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पुल। बताया था कि प्लांट में नेगेटिव ट्रांसपोर्टेशन पुल जब यहाँ पे लगता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं या फिर इसी को टेंशन बोला जाता है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से ऊपर जब वाटर आता है, तो वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं आता है, ये कंटिन्यूअस चेन आती है। कंटिन्यूअस चेन क्यों आती है? क्योंकि वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स होता है उसे बताया था वो है कोहेशन, जबकि वाटर और जाइलम के बीच में होता है अडेशन, और वाटर लिक्विड के फॉर्म में नीचे से ऊपर आते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जब आते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल स्टोमेटा में आके यहां से बाहर निकलते रहते हैं और कंटिन्यूअस चेन नीचे से ऊपर आती रहती है। फिर बताया था कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की रेट है वो कितनी होती है? 15 मीटर पर आवर। 1 घंटे में यहाँ पे कितनी दूर तक वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है? 15 मीटर तक इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे कितना ट्रांसपोर्टेशन पुल डेवलप होता है? -10 से -20 वार तक यहाँ पे डेवलप होता है। और ये जो प्रेशर है, ट्रांसपोर्टेशन पुल जो होता है, इट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर अप टू द 130 मीटर हाइट प्लांट। तो अगर 130 मीटर हाइट भी है प्लांट की, तब भी वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है ट्रांसपोर्टेशन पुल की। अब बात आगे करने जा रहे हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसका नाम था रूट प्रेशर।
देखिए यहाँ पे रूट प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिवली, मतलब यहाँ पे एटीपी यूज होते हैं। मिनरल्स के केस में एटीपी यूज होते हैं, लेकिन अगर वाटर की बात करें तो जब मिनरल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो इस रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है हाई एज कंपेयर टू द सॉइल। सॉइल के कंपैरिजन में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जब हाई हो चुका है तो यहाँ पे अपने आप ही वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द लो ओपी टू हाई ओपी। तो यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया प्लांट के द्वारा। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो इस जाइलम में जाके जो वाटर है, ये दो फोर्स यहाँ पे लगते हैं, एक होता है पुलिंग फोर्स, एक होता है पुशिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स की बात करते हैं जिसे बोला था ट्रांसप्रेशन पुल, पुशिंग फोर्स की बात करते हैं जिसे बोलते हैं रूट प्रेशर। तो होता क्या है यहाँ पे, जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर का मतलब क्या है ये अब समझने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लांट में जब ट्रांसपिरेशन, ध्यान से सुनेंगे, ट्रांसपिरेशन जब प्लांट में कम होती है, तो ट्रांसपिरेशन जब कम होगी तो क्या होगा, प्लांट में वाटर, जाइलम में वाटर धीरे धीरे स्टोर होता रहेगा। ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे अगर ट्रांसपिरेशन पुल होता है तो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर कभी ट्रांसपिरेशन कम होता है थोड़ा सा, तब उस समय क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन कम होगा, तब क्या होगा, तो वाटर धीरे धीरे प्लांट के अंदर इकट्ठा होता रहता है। जब ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर धीरे धीरे इस जाइलम के कॉलम में इकट्ठा होता रहेगा, और इकट्ठा होने के बाद ये ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल को धीरे धीरे, नीचे से जो वाटर आता है ये उसे ऊपर पुश करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर पुश किया जाता है। ये जो नीचे से ऊपर पुश करने वाला फोर्स है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर इसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल, जो नए नए मॉलिक्यूल आएंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर पुश करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल को जो पुश किया जाता है, इसी को नाम क्या दिया है, रूट प्रेशर। तो यहाँ पे रूट प्रेशर की अगर बात करें तो रूट प्रेशर को हम लोग बोल चुके हैं कि यह है एक तरह का पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला जाता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसे बोलेंगे। रूट प्रेशर क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला जाता है। धीरे धीरे ये वाटर का कॉलम, ये जो जाइलम का कॉलम है, ये वाटर से भरता चला जाएगा, और जब वाटर यहाँ पे भर जाएगा तो अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम है तो प्लांट की जो लीफ होती हैं, लीफ जो प्लांट की होती हैं, इस लीफ के मार्जिन पे, लीफ के कहां पे, मार्जिन पे, लीफ के मार्जिन पे यहां पे प्रेजेंट होते हैं हाइडेथोड्स। क्या प्रेजेंट है, हाइडेथोड्स। हाइडेथोड एक तरह के पोर्स होते हैं जहां से वाटर लिक्विड के फॉर्म में निकलने लगेगा। याद रहना कि यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा नीचे होते हैं या फिर लीफ में ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हाइडेथोड्स की बात करते हैं तो हाइडेथोड्स होते हैं मार्जिन्स ऑफ लीफ। स्टोमेटा नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं, लेकिन हाइडेथोड्स कहां पे होते हैं, लीफ के मार्जिन में होते हैं। हाइडेथोड्स जो होते हैं, इनमें से वाटर लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, जबकि स्टोमेटा से वाटर किस फॉर्म में निकलता था, वेपर के फॉर्म में निकलता है। तो अगर हाइडेथोड से वाटर का लॉस होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है गटेशन। क्या बोलेंगे, गटेशन। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के फॉर्म में वाटर जब लॉस होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, लेकिन जब वाटर का लॉस लिक्विड के फॉर्म में होता है उसे बोला जाता है गटेशन। क्या बोलेंगे, गटेशन। तो रूट प्रेशर की वजह से होता है गटेशन की प्रोसेस। तो यहां पे अगर रूट प्रेशर की बात करें, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ रूट प्रेशर। सिग्निफिकेंस ऑफ रूट प्रेशर, यहां पे रूट प्रेशर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि रूट प्रेशर जो है ओवरऑल प्रोसेस जो चलती है, ओवरऑल प्रोसेस में मेन रोल तो होता है ट्रांसपिरेशन पुल का, और इस प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट चलता है वाटर और मिनरल का नीचे से ऊपर, उसमें ये मॉडरेट पुश देने का काम करता है। मैंने आपको लास्ट टर्न पे ये बताया था कि जब ट्रांसपिरेशन पुल लगता है तो वाटर की एक जो कंटिन्यूअस चेन बनती है,
ये जो कंटिन्यूअस चेन बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि वाटर और वाटर के बीच में होते हैं कोहेसिव फोर्स। लेकिन कभी कभी ये कंटिन्यूअस चेन वाटर की यहां से टूट जाती है। जब कभी भी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है तो ये वाटर की कंटिन्यूअस चेन जो ट्रांसपिरेशन पुल के दौरान बनती है, ये वाटर की चेन टूट जाती है। अगर ये वाटर की चेन यहां से टूट जाए तो दोबारा से जोड़ने का काम करता है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर का जो मेन फंक्शन है यहाँ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ रूट प्रेशर, मेन रोल इसका क्या है? रूट प्रेशर का लिखा हुआ है, इट रीजॉइन द वाटर कॉलम इट इफ ब्रेक ड्यू टू द इनॉर्मस टेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे इनॉर्मस टेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन जब यहाँ पे हो जाएगी तो ये कभी कभी टूट भी जाता है। इनॉर्मस टेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, देखो अभी मैंने आपको बताया जब कभी भी ट्रांसपिरेशन होता है तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था ये वाटर की जो चेन होती है कंटिन्यूअस बनी रहती है। लेकिन वाटर की चेन कभी कभी जब ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से होता है ये वाटर की चेन टूट सकती है। इस टूटे हुए वाटर के कॉलम को दोबारा से जोड़ने का काम कौन करेगा? रूट प्रेशर। ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस चलती है उसमें मेन रोल तो होता है ट्रांसपिरेशन पुल का। उस प्रोसेस में मॉडरेट पुश कौन देता है? रूट प्रेशर देता है। तो रूट प्रेशर प्रोवाइड मॉडरेट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल की जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है उसमें मेन रोल होता है ट्रांसपिरेशन पुल का। उसमें मॉडरेट पुश कौन देने का काम करता है? रूट प्रेशर। इसी के आगे मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ पे वाटर का लॉस ये धीरे धीरे अगर
ट्रांसपिरेशन नहीं होगा या ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, तो धीरे धीरे ये वाटर ऊपर चला आएगा और वाटर का लॉस होने लगेगा लिक्विड के फॉर्म में, जिस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। गटेशन क्या है? गटेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर in form of liquid from hydrothods. लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, वाटर अगर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है तो उसे बोलते थे ट्रांसपिरेशन। वाटर अगर लिक्विड के फॉर्म में लॉस होता है तो फिर उसे बोला जाता है गटेशन। जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो स्टोमेटा से होती है, जबकि गटेशन की प्रोसेस कहां से होती है? हाइड्रोथोड से होती है। हाइड्रोथोड के बारे में हमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। स्टोमेटा जो होते हैं ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोथोड्स होते हैं दे आर ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन रहते हैं, ये क्लोज नहीं होते हैं। हाइड्रोथोड्स मिलेंगे कहां? ये आपको मिलेंगे मार्जिन्स ऑफ लीफ। मार्जिन्स ऑफ लीफ, लीफ के मार्जिन पे हमें दिखाई देते हैं हाइड्रोथोड्स। और जो हाइड्रोथोड्स होते हैं, हाइड्रोथोड ये हमेशा ही ओपन रहते हैं, जबकि स्टोमेटा जो होते हैं इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोथोड्स जो होते हैं ये मार्जिन ऑफ लीफ पे मिलते हैं, ये भी एक तरह की ओपनिंग है जहां से वाटर डायरेक्ट लिक्विड के फॉर्म में लॉस हो जाता है। और याद रहे यहाँ पे जो हाइड्रोथोड्स होते हैं इनके नीचे जो सेल होती हैं, इनके जस्ट नीचे जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं एपिथेम सेल। below them एपिथेम सेल। तो एपिथेम सेल आपको कहां पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे हाइड्रोथोड्स जो ओपनिंग होती हैं उनके जस्ट पीछे जो सेल हैं, इन हाइड्रोथोड्स के जस्ट नीचे बिलो देम एपिथेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एपिथेम सेल कहां मिलते हैं? बोलेंगे हाइड्रोथोड्स के जस्ट नीचे मिलते हैं। गटेशन की अगर बात करते हैं तो गटेशन में मैंने आपको बताया कि यहां पे होता है लॉस ऑफ वाटर, लेकिन याद रहे यहां पे इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। अच्छा, यहां पे जो लिक्विड निकलता है, लीफ है, लीफ के मार्जिन से यहां पे है हाइड्रोथोड्स, यहां से लिक्विड का लॉस होगा। ये जो यहां से लिक्विड का लॉस होता है, लिक्विड का लॉस होता है, इस लिक्विड में वाटर तो होता ही है, साथ में सुगर भी हो सकता है। सुगर का मतलब ग्लूकोज भी इसमें हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है, और इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी वाटर में घुले हो सकते हैं, कुछ मिनरल्स भी यहां से लॉस हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक और मिनरल्स को बोलेंगे इनऑर्गेनिक। वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये यहां से लॉस होते रहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि गटेशन में वाटर प्योर फॉर्म में लॉस होता है, बोलेंगे नहीं, प्योर फॉर्म में नहीं होता है। वाटर के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। गटेशन कब देखने को मिलेगा? गटेशन देखने को तब मिलता है जब मोर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लेस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जब कम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होता है, वाटर रूट के थ्रू एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, ये वाटर का कॉलम बढ़ता चला जाएगा और वाटर लिक्विड के फॉर्म में निकलने लगेगा। मतलब जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा हो और जब ट्रांसपिरेशन कम होता है, तब ये चीज हमें देखने को मिलती है, जिसे बोला गया है गटेशन। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये गटेशन मेन रूप से किसकी वजह से होता है? तो बोलेंगे इट इज ड्यू टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर
ये किस समय देखने को मिलेगा? तो ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है, ये दिखाई देता है ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि नाइट के समय ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है या एब्सेंट होता है। तो ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो है एब्जॉर्प्शन तो वाटर का लगातार करता रहता है, लेकिन नाइट के समय, अर्ली मॉर्निंग के समय प्लांट में ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बहुत कम होता है या एब्सेंट होता है। फिर यहां पे बात करते हैं कि ये जो गटेशन की प्रोसेस है क्या सभी प्लांट में दिखेगी? आंसर है नहीं, ये कुछ प्लांट में ही हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है इसके हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस प्लांट्स। हर्बेसियस प्लांट जैसे कि याद रखें ग्रासेस, एक प्लांट पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बॉल्सम, टोमेटो। तो ये जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, ग्रास, बॉल्सम, टोमेटो, इनमें हमें ये गटेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो नोट कर लें रूट प्रेशर एंड गटेशन। होता तो कई प्लांट में है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं जो हर्बेसियस छोटे ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें अधिकतर हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ग्रास, बॉल्सम, टोमेटो एंड कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स का मतलब होता है, कुकुरबिटेसी एक फैमिली का नाम है। कुकुरबिटेसी एक फैमिली है जिसमें आता है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स में जैसे कि जो पंपकिन है, कद्दू जो होता है उस कुल में आता है। तो अगर आपने प्लांट देखा हो कद्दू का, लौकी का, इनके भी बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। और अगर इन्हें हम लोग देखते हैं तो इनकी लीफ पे सुबह के समय अगर देखते हैं तो हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। वो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर किसकी वजह से आती हैं? ड्यू टू द गटेशन। रूट प्रेशर सारे प्लांट में होगा, हाँ सारे प्लांट में होता है, लेकिन गटेशन सभी में देखने को नहीं मिलेगा। गटेशन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हीं में हमें देखने को मिलेगा। रूट प्रेशर तो सभी में लगता है। ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर दोनों ही सभी प्लांट में आपको मिलेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब कभी भी ट्रांसपिरेशन कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो धीरे धीरे वाटर का कॉलम भरता चला जाएगा
और वाटर का कॉलम धीरे धीरे जब भरता चला जाएगा तो वाटर लिक्विड के ही फॉर्म में निकलने लगेगा। किन में? हर्बेसियस प्लांट में। गटेशन के बाद अगली प्रोसेस है जिसका नाम है एक्सुडेशन या ब्लीडिंग। एक्सुडेशन या ब्लीडिंग क्या है? अगर देखा गया है कि कुछ प्लांट में अगर हम लोग प्लांट में कहीं से कट लगा देते हैं, कहीं से प्लांट को क्या करें, कट कर दें, कट करने पे यहाँ पे लिक्विड निकलने लगता है। तो यहाँ पे कट करने पे इंजर्ड पार्ट से जो लिक्विड निकलने लगता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सुडेशन या ब्लीडिंग बोला जाता है। जैसे हम लोग अगर कहीं बॉडी पे कट लग जाए तो क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। वैसे ही प्लांट में अगर कट लग जाता है तो यहाँ पे कट या बोले जो इंजर्ड पार्ट है वहां से लिक्विड निकलने लगता है। उसी को नाम क्या दिया गया है, एक्सुडेशन या ब्लीडिंग। याद रहे यहाँ पे लिखा हुआ है ओजिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट। आपसे एक बात पूछी जाएगी कि जो गटेशन होता है ये इंजर्ड पार्ट से होता है या अनइंजर्ड पार्ट से होता है? तो याद रहे गटेशन तो अनइंजर्ड पार्ट से होता है और ये होता है हाइड्रोथोर से। जबकि अगर एक्सुडेशन की बात की जाए तो ये कहां से होता है, इंजर्ड पार्ट से। तो ये इंजर्ड पार्ट से होता है और गटेशन अनइंजर्ड पार्ट या बोले हाइड्रोथोर से होता है। लेकिन दोनों ही किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो एक्सुडेशन या ब्लीडिंग की प्रोसेस है ये कई सारे प्लांट में देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ओपियम,
रबर प्लांट एक होता है जिससे रबर को ऑब्टेन किया जाता है, एक है टॉडी पाम, ये प्लांट के नाम है। जो ओपियम है, ओपियम से, ये जो ओपियम प्लांट होता है इसमें से ओपियम को ऑब्टेन किया जाता है। रबर प्लांट से रबर को ऑब्टेन किया जाता है। और टॉडी पाम जो होता है इससे टॉडी, टॉडी को हिंदी में बोलते हैं ताड़ी बोलते हैं। तो यहां पे याद रखना, टॉडी पाम जो होता है इस प्लांट में मैक्सिमम एक्सुडेशन देखने को मिलता है, मैक्सिमम एक्सुडेशन। टॉडी पाम जो होता है, ताड़ी जिसे बोलते हैं, इसका जो फ्रूट होता है उसके फ्रूट में कट लगा दिया जाता है और बहुत सारा लिक्विड वहां से निकलता रहता है जिसे बोलते हैं ताड़ी। यहां पे इस प्लांट से देखा गया है कि यहां पे 50 लीटर पर डे तक एक्सुडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सुडेशन या ब्लीडिंग सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? टॉडी पाम में। टॉडी पाम में कितना एक्सुडेशन या ब्लीडिंग होता है? 50 लीटर पर डे, या मैक्सिमम यहाँ पे एक्सुडेशन देखने को हमें मिलता है। तो कहीं पे प्लांट में इंजर्ड पार्ट से कहीं पे लिक्विड निकलता है, उसी को नाम हम लोग क्या देंगे? एक्सुडेशन या ब्लीडिंग नाम दिया जाता है। ये लिक्विड निकलते हुए आसानी से अगर देखना है, कहां कहां देख सकते हैं? ओपियम, रबर प्लांट एंड टॉडी पाम। टॉडी पाम एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें से सबसे ज्यादा एक्सुडेशन देखने को मिलता है। कितना मिलेगा? 50 लीटर पर डे। एक्सुडेशन, ये रिया पूछ रहे हैं कि गटेशन टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट है? हाँ, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फिर गटेशन होगा ही नहीं, तो उस समय क्या चलने लगेगा? ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन जब होगा तो उस समय गटेशन नहीं चलता है। और ट्रांसपिरेशन जब कम होगा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब ट्रांसपिरेशन कम होगा तब गटेशन देखने के लिए हमें मिलता है। ट्रांसपिरेशन जो हमें देखने को मिलता है वो तब देखने को मिलता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब जब हमें सनलाइट प्रॉपर मिलती है तो उस समय हमें देखने को क्या मिलेगा? ट्रांसपिरेशन। लेकिन रात के समय और अर्ली मॉर्निंग में जब सनलाइट प्रॉपर नहीं होती है, टेम्परेचर कम होता है, उस समय ट्रांसपिरेशन कम है, तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा? गटेशन देखने को मिलेगा।
देखें, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ये किस तरह से होता है, इसकी बात करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ही बोलेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन वर्ड मैंने आपको बताया था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोले या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोल सकते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई है जो ये एक्सप्लेन करती है किस तरह से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। इस हाइपोथेसिस का नाम है मास फ्लो हाइपोथेसिस। किसने दी है? साइंटिस्ट का नाम है मुंज। तो यहाँ पे मास फ्लो हाइपोथेसिस गिवन बाय साइंटिस्ट मुंज। अब देखिए, मास फ्लो हाइपोथेसिस में यह बताया गया है कि फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखें, नीचे प्लांट में रूट है, ऊपर स्टेम है, ये लीफ है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ फूड का फॉर्मेशन, फूड कहाँ पे बनता है प्लांट में, रूट में बनेगा या लीफ में बनेगा, तो बोलेंगे लीफ में बनता है। तो यहाँ पे लीफ में फूड का फॉर्मेशन होता है। फूड का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन है। ग्लूकोज जो है ये स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन याद रहे इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में याद रखना कि जो ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होता है फूड का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलेंगे सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज पहुंचेगा और स्टोर हो जाता है यहाँ पैरेन्काइमेटा सेल में। यहाँ पे स्टेम में कई तरह की सेल होती हैं, उनमें से मैंने कुछ सेल का नाम लिखा है। एक तो नाम लिखा है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोरेज, ये इसका काम क्या है? फूड स्टोरेज। अब यहाँ पे जो फ्लोएम होता है, अच्छा फूड का ट्रांसलोकेशन कहां से होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ये तो हमें पता है कहां से होता है, फ्लोएम से होता है। फ्लोएम में 2 सेल होती हैं। फ्लोएम में वैसे तो 4 सेल होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 सेल का इस्तेमाल करना है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। फ्लोएम में जो सेल हैं उनका नाम है सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल। क्या क्या नाम है? सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल। ये जो फ्लोएम की सेल हैं, सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल, किनका नाम है? फ्लोएम की सेल का नाम है। सीप ट्यूब हम लोग एक जगह और पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में सीप ट्यूब ऐसी सेल्स होती हैं जहां पे ये सेल लिविंग तो होती हैं लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसी 2 सेल का नाम बताया था जो लिविंग तो है लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं है। एक था सीप ट्यूब और दूसरा एग्जाम्पल था मैमेलियन आरबीसी। इन दोनों में लिविंग तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। सीप ट्यूब में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। तो यहां पे याद रहे न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए इसके पास की जो सेल होती है उसका नाम है कॉम्पेनियन सेल। तो फ्लोएम की सेल जो फूड का ट्रांसलोकेशन करती है उसका नाम है सीप ट्यूब। क्या नाम है? सीप ट्यूब। फ्लोएम की यही वो सेल है सीप ट्यूब जो कि क्या करेगी? फूड को ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम सीप ट्यूब करती है। सीप ट्यूब करेगी लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो इसे कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल फ्लोएम की ही सेल है जो कि सीप ट्यूब को कंट्रोल करने का काम करेगी। तो देखें यहां पे मैंने बना दी है, यह है कॉम्पेनियन सेल, इसके पास में सीप ट्यूब। सीप ट्यूब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होती हैं, इन्हीं के पास में होती हैं कॉम्पेनियन सेल। मैंने यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल ये बना दिया है, सभी जगह यहाँ कॉम्पेनियन सेल है, यहाँ पे भी कॉम्पेनियन सेल है रूट में, और यहाँ पे कुछ पैरेन्काइमेटस सेल भी है। तो याद रहे यहाँ पे जो पैरेन्काइमेटस सेल है, ये पैरेन्काइमेटस सेल, रूट की जो पैरेन्काइमेटस सेल है ये लिविंग सेल है। लिविंग सेल है मतलब इन्हें क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए इन्हें क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहां से मिलेगा? ऊपर से, लीफ से। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे लीफ में फूड का फॉर्मेशन हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में, सुक्रोज को पहले भेजा जाता है पैरेन्काइमेटस सेल में। पैरेन्काइमेटस सेल में ये स्टोर रहते हैं और जब इनकी रिक्वायरमेंट रूट में पड़ती है, तो यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट जब रूट में पड़ेगी तो इस फूड को ऊपर से नीचे भेजा जाता है
तो यहाँ पे पैरेन्काइमा के पास जो ग्लूकोज है ये स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है? फिर इसे कन्वर्ट किया जाता है, जब ऊपर से नीचे इसे भेजना है तो इसे कन्वर्ट किया जाएगा, सुक्रोज बनाया जाएगा। तो स्टार्च से सुक्रोज बनाएंगे तो यहाँ पे सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाएगा और सुक्रोज में कन्वर्ट करने के बाद इसे भेजा जाता है कॉम्पेनियन सेल में। कॉम्पेनियन सेल जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रूट में फूड की कितनी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे सीप ट्यूब में सुक्रोज को भेज दिया जाता है। तो सीप ट्यूब में सुक्रोज को भेज दिया गया है। अब यहाँ पे जब फूड या बोले सुक्रोज जब सीप ट्यूब में आएगा, अब मुझे छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे जो सुक्रोज है, सुक्रोज एक तरह का है क्या? यह है सल्यूट पार्टिकल। सुक्रोज एक तरह के क्या है? सल्यूट पार्टिकल। यहाँ पे जब सुक्रोज आता चला जाएगा, सुक्रोज जब यहाँ पे आता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लोडिंग। क्या कहेंगे? लोडिंग। तो यहाँ पे जब सुक्रोज सीप ट्यूब में आया तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लोडिंग। सीप ट्यूब को सुक्रोज से क्या कर दिया गया? लोड कर दिया गया। प्रोसेस का नाम है लोडिंग। सुक्रोज जब यहाँ पे आएगा, सुक्रोज आएगा तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। सुक्रोज एक तरह का सल्यूट है, जहां पे सल्यूट इंक्रीज होता है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होता है। और याद रहे ये तो है फ्लोएम, इसके पास में रहता है ये है जाइलम। ये यहाँ पे मैंने बताया जाइलम। प्लांट में तो दोनों ही है, जाइलम भी है फ्लोएम भी है। तो जाइलम और फ्लोएम वैसे तो बहुत पास पास में होते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे फ्लोएम दूर बनाया, जाइलम दूर बनाया है, लेकिन ये बहुत ही पास पास में होते हैं। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ध्यान दें सारे लोग, जैसे ही यहाँ पे सुक्रोज आएगा सल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होंगे। सल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होने से यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ जाएगा और पास में है जाइलम, जाइलम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसका किसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट यहां से किया जाता है। वाटर एंड मिनरल मतलब जाइलम में बहुत सारा वाटर है, वाटर यहाँ पे ज्यादा है, तो याद रहे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जाइलम का क्या है? कम। तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, फ्लोएम का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो चुका है। तो बोलो वाटर कहां से कहां जाएगा? लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लगातार वाटर जाइलम से फ्लोएम में जाना स्टार्ट कर देगा। तो जाइलम से फ्लोएम में ये जो वाटर जाएगा इसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस है ये। वाटर अपने लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में जाना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे होगा ऑस्मोसिस। वाटर पहुंच गया है किसके पास? सीप ट्यूब के पास। वाटर सीप ट्यूब के पास पहुंच चुका है, सुक्रोज पहले से है। सुक्रोज और वाटर दोनों मिलके यहाँ पे सोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे याद रहे कि जब ये सुक्रोज और वाटर जब यहाँ पे धीरे धीरे जब वाटर इंक्रीज करेगा, वाटर के इंक्रीज होने से यहाँ पे बोलो इस सेल का जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर, सेल जो है धीरे धीरे वाटर से भरती चली जाएगी तो इसका टर्गर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे सेल में वाटर आएगा ये टर्जिड होगी, इसका टर्गर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। नीचे जो रूट की सेल है, इस रूट की सेल में लो टर्गर प्रेशर है, लो टीपी, टीपी का मतलब टर्गर प्रेशर। तो ऊपर की सेल में यहां पे हो गया है टर्गर प्रेशर हाई है, नीचे की सेल में लो टर्गर प्रेशर है। तो यहाँ पे ऊपर हाई टर्गर प्रेशर, नीचे लो टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर है, सुक्रोज है, ये सोल्यूशन खुद ब खुद ऊपर से नीचे आना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ये जो मैंने बनाए हैं बॉक्सेस, ये है सीप ट्यूब की सेल। तो सीप ट्यूब की सेल में अपने आप ही ऊपर से नीचे वाटर और सुक्रोज नीचे आता चला जाएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि यहाँ पे टर्गर प्रेशर में क्या है? डिफरेंस है। तो आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा जाएगा, मोंच मास फ्लो हाइपोथेसिस बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस। टर्गर प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे फूड का ट्रांसलोकेशन होता है ऊपर से नीचे।
जब फूड ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे सुक्रोज आ चुका है और साथ में वाटर आ चुका है। सुक्रोज को तो कॉम्पेनियन सेल दोबारा से यहां से लेंगे और लेने के बाद इसे किसे दे देंगे, पास में जो पैरन, यहाँ पे भी पैरन काइमेटस सेल है, यहाँ पे भी पैरन काइमेटस सेल है, ये कॉम्पेनियन सेल, ये सीप ट्यूब सेम है। तो यहाँ पे पहले तो फूड कहां पे जाएगा, कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल से कहां जाएगा, पैरन काइमेटस सेल। तो ऊपर जो प्रोसेस थी इसे बोलते थे लोडिंग, नीचे जो प्रोसेस होगी इसे बोलेंगे अनलोडिंग। अब यहाँ पे एक बात तो यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेगी कि ऊपर से नीचे जब फूड का ट्रांसलोकेशन होता है तो इसमें एनर्जी का कोई भी यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो लोडिंग प्रोसेस है और अनलोडिंग प्रोसेस है यहाँ पे एटीपी यूज होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव, तो क्या बताएंगे, एक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये एक्टिव। जबकि सीप ट्यूब में जो ऊपर से नीचे फूड का ट्रांसलोकेशन चलता है इसमें किसी भी एनर्जी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द टर्गल प्रेशर डिफरेंस। टर्गल प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। लेकिन जब लोडिंग की जाती है और अनलोडिंग की जाती है उस समय एनर्जी का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो लोडिंग और अनलोडिंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस। ये जो हाइपोथेसिस है किस पे बेस्ड है, टर्गल प्रेशर ग्रेडियंट। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो ये सारी बातें हमें याद रखना है। अब देखो यहां पे हुआ क्या कि जब अनलोडिंग होती है तो अनलोडिंग के समय ऊपर से नीचे तो देखो कौन कौन आता है, यहाँ पे वाटर भी गया था, वाटर भी साथ साथ में आता है और साथ में सुक्रोज जो है वो भी आएगा। वाटर और सुक्रोज दोनों आते हैं, वाटर और सुक्रोज दोनों यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सुक्रोज को तो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल से पैरेन्काइमा, लेकिन बचा कौन, वाटर। वाटर का क्या होगा, वाटर दोबारा से भेज दिया जाता है जाइलम में। तो याद रहे यहाँ पे जो वाटर है ये देखो इस तरह से सर्कुलेट करता रहेगा। वाटर के सर्कुलेशन से किसका ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, सुक्रोज। सुक्रोज ऊपर से नीचे आता रहेगा, वाटर इस तरह से ट्रेवल करता रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मास फ्लो हाइपोथेसिस हम लोग समझ सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, देखो यहाँ पे ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। फ्लोएम में जो सेल हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में, उसका नाम है सीप ट्यूब। सीप ट्यूब को हेल्प करने या कंट्रोल करने का काम करती हैं कॉम्पेनियन सेल। यहां पे याद रहे इनके पास में जो सेल होती हैं जिनका काम होता है फूड स्टोरेज, इन सेल का नाम है पैरेन्काइमा। फूड का फॉर्मेशन हुआ लीफ में, फूड का स्टोरेज होता है पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में स्टोर रहता है फूड, कब तक, जब तक इसकी कहीं पे रिक्वायरमेंट ना हो। मान लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट जब रूट में पड़ी है तो इसे ऊपर से नीचे भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा, इस स्टार्च को पहले कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में, सुक्रोज को कन्वर्ट करने के बाद सुक्रोज को लोड किया जाएगा कहां पे, सीप ट्यूब में। तो पहले यहां पे सुक्रोज कहां आया, कॉम्पेनियन सेल में, कॉम्पेनियन सेल से कहां गया, सीप ट्यूब। यहां पे सीप ट्यूब में जब सुक्रोज पहुंच जाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, लोडिंग। सुक्रोज को यहां पे लोड कर दिया गया है। अब सुक्रोज जैसे ही यहां पे आएगा इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सुक्रोज एक तरह का क्या है, सल्यूट है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर की सेल का बढ़ गया है तो यहाँ पे पास में जो जाइलम होता है, जाइलम से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम द लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर यहाँ पे आता है, प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे वाटर पहुंच चुका है। अब वाटर जो है सुक्रोज दोनों मिक्स हो जाएंगे और जैसे जैसे यहाँ पे वाटर आता चला जाएगा वैसे वैसे सेल का टर्गल प्रेशर बढ़ जाएगा। ऊपर की सेल का टर्गल प्रेशर हो चुका है हाई, नीचे की सेल का टर्गल प्रेशर क्या है, लो। तो अपने आप ही सुक्रोज और वाटर ऊपर से नीचे ट्रांसलोकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर और सुक्रोज जब साथ साथ नीचे आते हैं तो यहाँ पे सुक्रोज को तो यूज कर लिया जाता है पैरेन्काइमेटस सेल के द्वारा। प्रोसेस का नाम है अनलोडिंग। बचा कौन, वाटर। वाटर को दोबारा से भेज दिया जाएगा जाइलम में। तो इस तरह से वाटर सर्कुलेट होता रहता है और जिसके साथ साथ में सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन चलता रहता है। तो ये है मास फ्लो हाइपोथेसिस, नोट कर लें इसे।
जब यहां से सुक्रोज निकल गया है, सुक्रोज जब यहां से निकलता चला जाएगा तो इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? सुक्रोज निकल जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम। लेकिन यहाँ पे जाइलम में तो अभी भी वाटर मिनरल है, बहुत सारा मिनरल यहाँ पे है। तो अब इसके कंपैरिजन में यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हाई है, इसलिए वाटर यहां से यहां पहुंच जाएगा। सुक्रोज निकल जाएगा यहां से तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि जाइलम में तो अभी भी वाटर के साथ कौन है? मिनरल है। मिनरल एक तरह का क्या है? सल्यूट है। तो अब इसके कंपैरिजन में यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट फिर से कहां होगा? लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूवमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट पे क्यों बेस्ड है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्यों नहीं बेस्ड है?
ये बहुत सारी चीजों पे बेस्ड है, लेकिन मुंच जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेस किस चीज को माना है? टर्गर प्रेशर। आप अगर सोचो तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का भी डिफरेंस है। जैसे जैसे ऊपर की सेल में देखा जाए तो वाटर का पोटेंशियल और नीचे की सेल में वाटर का पोटेंशियल ये भी अलग अलग है। डीपीडी देखो तो दोनों सेल में वो भी अलग अलग है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो ऊपर सेल नीचे सेल वो भी अलग अलग है। लेकिन जो मुंच साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सा किस चीज को बेस माना है? टर्गर प्रेशर। तो अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास फ्लो हाइपोथेसिस बेस्ड अपॉन, तो आंसर क्या लगाना है? टर्गर प्रेशर डिफरेंस या टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। ट्रांसपिरेशन गटेशन में क्या डिफरेंस है? ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस बताया तो ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर और गटेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। ट्रांसपिरेशन मेन रूप से स्टोमेटा से देखने को मिलता है और गटेशन कहां से देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हाइडेथ्रोट से देखने को मिलेगा। इसी के आगे कुछ नोट पॉइंट लिखने हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मैनोमीटर। मैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज यूज्ड फॉर टू मेजर रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को मेजर करना है, इंस्ट्रूमेंट का नाम मैनोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूट प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें? मैनोमीटर। ट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर करें? पोटोमीटर। स्टोमेटल अपर्चर का डायमीटर कैसे मेजर करें? पोरोमीटर। ये पोटोमीटर है, ये पोरोमीटर है। कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 यूज किया जाता है टू कंपेयर ट्रांसपिरेशन फ्रॉम डिफरेंट सरफेस ऑफ लीफ। देखो जो लीफ है इसकी दोनों सरफेस पे कोबाल्ट क्लोराइड की लेयर चढ़ा दी जाती है। कोबाल्ट क्लोराइड यहाँ पे एक लेयर चढ़ा देते हैं दोनों तरफ। होगा क्या, जिस सरफेस से ट्रांसपिरेशन जितना ज्यादा होगा उस सरफेस पे उतना ही जल्दी, कोबाल्ट क्लोराइड का कलर होता है ब्लू, जैसे जैसे वाटर से ये रिएक्ट करता है इसका कलर चेंज हो जाता है पिंक। तो जिस सरफेस से ज्यादा वाटर रिलीज होगा वहां पे हमें जल्दी से पिंक कलर दिखाई देगा। जिस सरफेस पे कम ट्रांसपिरेशन होगा वहां पे पिंक कलर हमें धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देगा। तो ब्लू से पिंक कलर में ये चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि लीफ की कौन सी सरफेस से ट्रांसपिरेशन कम होता है, कौन सी सरफेस से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड के बारे में ये पॉइंट याद रखें।
ट्रांसलोकेशन चेक करने के लिए कौन सा, कोई स्पेसिफिक प्लांट नहीं, कोई भी ले सकते हैं आप ट्रांसलोकेशन। ऑस्मोसिस एंड इम्बिबिशन, एक प्रोसेस पढ़ा था इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस इम्बिबिशन, इसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि वाटर जो होता है अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां आता है, लो कंसंट्रेशन में। तो ये दोनों ही डिफ्यूजन के टाइप हैं। कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हो कि इम्बिबिशन इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इम्बिबिशन में भी हम लोग यही देखते हैं कि वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां जाता है, लो में। पहले तो सरफेस पे एडसॉर्ब होता है, फिर बाद में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी वाटर अपने हाई से लो। ऑस्मोसिस में तो होता ही है, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम द हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो। तो ये दोनों ही डिफ्यूजन के टाइप हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस समय सोर्स का काम कौन करेगा, रूट। सोर्स का मतलब जहां से वाटर मिनरल आएगा। प्लांट में वाटर और मिनरल को सप्लाई करने वाला कौन है, रूट। तो रूट यहाँ पे सोर्स की तरह काम करता है, और इस वाटर मिनरल को यूज करने का काम, सिंक की तरह काम कौन करता है, लीव्स। तो लीव्स जो है खुद वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उन्हें बोलेंगे सिंक, जबकि सोर्स कौन है, रूट। लेकिन फूड ट्रांसलोकेशन की बात जब आती है तो सोर्स और सिंक में बी चेंज। इसका मतलब क्या है कि सोर्स और सिंक बदल सकता है। जनरली तो हम लोग ये देखते हैं कि फूड का फॉर्मेशन कहां पे होता है, लीफ में। तो याद रखना, जनरली फूड के लिए सोर्स कौन है, लीफ है, और सिंक कौन होता है, रूट होता है। जनरली तो यही है, सोर्स क्या होता है, लीफ, और सिंक क्या होता है, रूट। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब कभी भी प्लांट की पत्तियां झड़ जाती हैं तो नीचे से ऊपर भी फूड को भेजा जाता है। मान लो प्लांट में पत्तियां झड़ गई, उस समय स्टेम की जो लिविंग सेल है, इन्हें फूड चाहिए। स्टेम की लिविंग सेल को फूड कौन पहुंचाएगा, रूट। तो रूट उस समय सोर्स की तरह काम करेगा, और जो स्टेम की सेल्स हैं वो क्या काम करेंगी, सिंक की तरह काम करती हैं। तो यहां पे सोर्स और सिंक चेंज हो सकता है, लेकिन याद रहे, बट जनरली अगर पूछा जाए तो बताओ यहाँ पे सोर्स क्या है, तो बोलेंगे सोर्स है लीव्स, क्योंकि यहीं पे फूड का फॉर्मेशन होता है। और फूड के लिए सिंक कौन है, कौन इसका इस्तेमाल करता है लेकिन इसे बना नहीं पाता है, तो सिंक यहाँ पे काम करता है, रूट। लेकिन हमेशा ये बात ट्रू नहीं है, कभी कभी ये चेंज भी हो सकता है। अगर पत्तियां प्लांट में झड़ जाएंगी तो फिर सोर्स कौन बन जाएगा, रूट बन जाएगी सोर्स, और सिंक कौन बन जाएगा, जो स्टेम की सेल्स होती हैं। लेकिन वाटर और मिनरल के लिए याद रहे, हमेशा ही सोर्स कौन रहेगा, रूट, और सिंक कौन है, लीव्स है। तो यहाँ पे ये जो स्पेशल पॉइंट है, लास्ट में इन्हें नोट कर लें। 7 पॉइंट है, 5th, 6th और 7th मैंने वहां पे लिख दिया है। टेस्ट में एंजाइम चैप्टर आएगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ये नोट पॉइंट कंप्लीट कर लें, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो ये चैप्टर भी आएगा। प्लस मिनरल न्यूट्रिशन, जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से भी कुछ पोर्शन आएगा। कहां तक आएगा मैं वो बता दूंगा। तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट आएगा जो हम लोगों ने पढ़ लिया है।
प्लस एंजाइम, वो भी कंप्लीट आएगा। इस क्वेश्चन के जो, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें, वो हम लोग डिस्कस करेंगे संडे के बाद। संडे को ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जो भी क्वेश्चन है, जो भी इसके डाउट हैं, डाउट प्लस क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम लोग संडे के बाद डिस्कस करेंगे। एंजाइम एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, दोनों के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, दोनों के क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे। देखें, ध्यान से सुने, हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है, रिवाइज करते हैं एक बार, ध्यान से सुनो सारे लोग, जितने भी पॉइंट हैं सारे रिवाइज करते हैं, किसी में अगर अभी आपको डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सुनो ध्यान से, हम लोगों ने बात की है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए कि जो रूट प्रेशर होता है ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है या नेगेटिव, क्या बताएंगे? पॉजिटिव है। जबकि जो ट्रांसपोजिशन पुल होता है वो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। रूट प्रेशर की अगर बात करते हैं तो जो रूट प्रेशर है, ये मैंने आपको बताया कि जो मिनरल्स होते हैं वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। मिनरल लगातार एक्टिवली जब एब्जॉर्ब होते रहते हैं तो रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो अपने आप वाटर अंदर आएगा। वाटर जब अपने आप अंदर आता रहता है ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस, बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर आप चेक करें वहां पे कम लिखा हुआ है, जबकि अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो वाटर लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। प्लांट में अगर ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर ये लिक्विड के फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा और लिक्विड के फॉर्म में ही वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड के फॉर्म में ही वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गटेशन। क्या बोलेंगे? गटेशन। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाए रूट प्रेशर का मेन रोल क्या है, तो मेन रोल बोलेंगे कि कभी कभी जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल जब होता है तो वाटर का कॉलम अगर कभी टूट जाता है, कंटिन्यूअस जो वाटर की चेन है अगर ये कभी टूट जाए, उसे दोबारा से जोड़ने का काम करता है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर का काम होता है दोबारा से जो चेन टूट गई है उसे दोबारा से रीस्टेब्लिश करने का काम करेगा। सेकंड इसका फंक्शन क्या है? ओवरऑल वाटर मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट चलता है हर एक प्लांट में, उसमें ये मॉडरेट पुश का मतलब थोड़ा सा हेल्प करता है, थोड़ा सा उसे पुशिंग फोर्स देने का काम करता है। इसे पुशिंग फोर्स भी कहते हैं, जबकि ट्रांसपोजिशन पुल को पुलिंग फोर्स कहा जाता है। ये बात पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे मॉडरेट पुश देने का काम किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर की वजह से हमें दो प्रोसेस और देखने को मिलते हैं। पहले का नाम है गटेशन, दूसरे का नाम है एक्सुडेशन या ब्लीडिंग। गटेशन की बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा गटेशन क्या है, इंजर्ड पार्ट से होता है या अनइंजर्ड पार्ट से, तो बोलेंगे ये अनइंजर्ड पार्ट से होता है, ये होता है हाइडेथोड से होता है। हाइडेथोड को वाटर स्टोमेटा भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? वाटर स्टोमेटा बोला जाता है। तो यहाँ पे हाइडेथोड्स जो होते हैं, इसमें गटेशन में आपको एक लाइन याद रखनी है, गटेशन में याद रखना है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द हाइडेथोड। हाइडेथोड से लिक्विड के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, तब इसे बोला जाता है गटेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइडेथोड्स जो होते हैं इनके बारे में 3 पॉइंट याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है। हाँ बेटा, रिवाइज करण, क्या नाम है? करण। हाँ, रिवाइज करा लें, उसके बाद ये पूछना गर्डलिंग मीन्स एंड दिस एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये बताया तो था, अभी बता देंगे, रुक जाओ।
एक पूरी क्लास ही रख देंगे जिसमें जो भी डाउट है आपको वो सारे डाउट पूछ लेना। देखिए ध्यान से सुने, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे गटेशन। गटेशन में मैंने बताया हाइड्रोथोड्स जो होते हैं, इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। हाइड्रोथोड्स जो होते हैं, हाइड्रोथोड हमेशा ओपन रहते हैं, स्टोमेटा की तरह ये ओपन और क्लोज नहीं होते, दे आर ऑलवेज ओपन। ये हमें मिलते हैं मार्जिन्स ऑफ लीफ पे। हाइड्रोथोड के नीचे जो सेल्स होती हैं इनका नाम होता है एपिथेम सेल। क्या नाम है? एपिथेम सेल। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये जो गटेशन की प्रोसेस होती है ये हमेशा नहीं चलती है। ये कब चलती है? ये चलती है ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। और ये प्रोसेस होती कब है? ये होती तब है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होता है और लॉस ऑफ वाटर या बोले ट्रांसपिरेशन कम होता है, उस समय ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। कल सुबह 9 से 10:30, सारे लोग ध्यान से सुने, 9 से 10:30 बजे देवेंद्र सोनी सर की क्लास है। तो सारे बच्चों जो है 9 से 10:30 प्रेजेंट रहें, देवेंद्र सोनी सर की एलटी क्लास है। हाँ, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे गटेशन की। गटेशन में मैंने आपको बताया कि गटेशन तब होता है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा हो और ट्रांसपिरेशन कम होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो गटेशन की प्रोसेस है, इट इज ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल या रूट प्रेशर। तो आंसर लगाएंगे इट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। गटेशन की जो प्रोसेस होती है सभी प्लांट में देखने को मिलेगा क्या? बोलेंगे नहीं, ये हर्बेसियस प्लांट में देखने को मिलता है। हर्बेसियस प्लांट के नाम मैंने आपको लिखा दिए हैं, जैसे कि टोमेटो, ग्लासेस, बाल्सम एंड कुकुलबिट्स। कुकुलबिट्स का मतलब होता है, कुकुलबिटेशी एक पूरा फैमिली का नाम है जिसमें कई सारे प्लांट आते हैं, जैसे कि बोटल गार्ड, लौकी जो होती है उसे बोलते हैं बोटल गार्ड। कद्दू जो होता है पंपकिन, वो सारे इसी में आते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं और इसकी लीफ में हम लोग गटेशन देख सकते हैं। तो ये बात हो गई गटेशन। आगे बढ़ जाते हैं। एक्यूडेशन या ब्लीडिंग का मतलब होता है लॉस, ऊजिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट। जो इंजर्ड पार्ट है प्लांट में, अगर कोई पार्ट इंजर्ड होता है वहां से हमें लिक्विड निकलते हुए दिखता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूडेशन या ब्लीडिंग। ये भी किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से होता है। एक्यूडेशन या ब्लीडिंग हमें मेन 3 जगह पे 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, देखने को मिलता है। एक है ओपियम, दूसरा मैंने एग्जाम्पल आपको बताया रबर प्लांट, और तीसरा एग्जाम्पल बताया टोडी पाम। टोडी पाम में सबसे ज्यादा एक्यूडेशन देखने को मिलता है। पूछा जाएगा कितना होता है तो बोलेंगे 50 लीटर पर डे, 50 लीटर तक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये एक हाइपोथेसिस दी गई है जिसे बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस गिवन बाय द मुंच। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च? क्या लगाओगे? सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेशन किया जाता है। स्टोरेज किस फॉर्म में होता है फूड का? तो बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में होता है। मास फ्लो हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड है? टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट या बोलेंगे टर्गर प्रेशर डिफरेंस पे बेस्ड होती है। इस मास फ्लो हाइपोथेसिस में जो लोडिंग और अनलोडिंग की प्रोसेस समझाई गई है वो एक्टिव है या पैसिव? तो बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी यूज होता है। लेकिन ऊपर से नीचे जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है वहां पे कोई एनर्जी का यूज नहीं किया जाता है। मैनोमीटर किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर रूट प्रेशर। पोटोमीटर टू मेजर ट्रांसपिरेशन। पोरोमीटर टू मेजर डायमीटर ऑफ स्टोमेटल एपर्चर। एंड कोबाल्ट क्लोराइड को यूज किया जाता है लीफ की अलग अलग सरफेस से पता करने के लिए कहां से ट्रांसपिरेशन कम है, कहां से ट्रांसपिरेशन ज्यादा है। ऑस्मोसिस और इम्बिबिशन दोनों ही डिफ्यूजन के टाइप हैं। वाटर और मिनरल का जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो सोर्स की तरह कौन काम करता है? रूट। और सिंक की तरह उसे यूज कौन करता है वाटर मिनरल को? लीव्स। जबकि फूड के ट्रांसलोकेशन में सोर्स और सिंक चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली सोर्स की तरह काम करता है लीव्स और सिंक की तरह काम करता है रूट। लेकिन अगर पत्तियां झड़ जाती हैं तो फिर उस कंडीशन में सोर्स की तरह काम करेगा रूट। तो सोर्स और सिंक चेंज हो सकते हैं कहां पे? फूड के ट्रांसलोकेशन में। जबकि वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमेशा ही सोर्स आपको कौन मिलेगा? रूट मिलेगा, और सिंक की तरह कौन काम करता है? लीव्स। यहाँ पे एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है गर्डलिंग मीन्स। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहां से होता है? फ्लोएम से। इसे प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पे प्लांट से बाल्ब को हटा दिया जाता है। वो जो एक्सपेरिमेंट था मैंने आपको बाद में अगले लेक्चर में बताया था कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जहां पे आपने लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया था जिसमें प्लांट से बाल्ब को हटा दिया जाता है।
बाल को हटाने से रूट की डेथ पहले हो जाती है, और अगर रूट की डेथ हो जाती है तो अल्टीमेटली पूरे प्लांट की डेथ हो जाती है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम लिख लेना। उस एक्सपेरिमेंट को बताया था कि उसका नाम था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट उसका नाम है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे संडे के बाद, मंडे को। चलें इसके आगे नेक्स्ट टर्न।